नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं एसबी पटेल एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं अपने इस आरआरबी एएलपी सीबीडी 2 की तैयारी को लेकर, जिसमें हम लोग ट्रेड सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। और ट्रेड सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेल्डिंग टॉपिक को, और वेल्डिंग टॉपिक में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग को कंप्लीट कर लिया था। तो अब उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से वेल्डिंग की जाती है जिसमें लगातार वेल्ड हो रहे, जिसमें मेटल डिपॉजिट होता जाता है। इसको बोलते हैं वेल्ड बीड। जैसे दो वर्क पीस है, अब ये लगातार ये वेल्डिंग हो रही है, इसको बोलते हैं वेल्ड बीड। और इसके ऊपर एक स्लैग बनता है एटमॉस्फेयर से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, जिसको हमें रिमूव कर दिया हमने। इस स्लैग का मेन काम होता है वेल्ड बीड को एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचाना। तो ये स्लैग किस में बनता है? ये इलेक्ट्रोड जो होता है, ये इलेक्ट्रोड होता है। इस इलेक्ट्रोड में फ्लक्स की कोटिंग की जाती है, और मैंने आपको बताया भी था ये फ्लक्स आपका स्लैग का फॉर्मेशन करता है, और ये इलेक्ट्रोड होल्डर है। तो इस तरीके से एक वेल्डिंग आपके सामने दिखाई दे रही है। इस वेल्डिंग का नाम था सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। इसके बाद अभी सारे पॉइंट इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वास्तव में इंफ्रारेड और यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस आपकी किस तरीके की होती हैं, जो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। जब वेल्डिंग करते हैं तो ड्यूरिंग वेल्डिंग आपकी जो रेस निकल रही हैं, जो आपकी आंखों की कॉर्निया के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, इन्हीं से आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आई ग्लास या फिर हैंड ग्लास यूज करते हैं, मतलब चश्मे को यूज करते हैं। तो ज्यादा देर तक इसको नहीं देखना चाहिए। और इस तरीके से आपकी कार्बन आर्क वेल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसमें इलेक्ट्रोड नहीं पिघल रहा है, केवल वर्कपीस पिघलकर आपस में वेल्ड हो जा रहा है। ऐसी वेल्डिंग में ये जो इलेक्ट्रोड होता है इसे बोलते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। यहाँ से एक सर्किट ये दिया गया है, एक सर्किट ये दिया गया है। ये वेल्डिंग केबल होती है। अभी इसके पीछे ये इलेक्ट्रोड होल्डर है और ये वेल्डिंग केबल है। इसके बाद आपको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जैसे कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग में ट्विन कार्बन इलेक्ट्रोड कैसे वेल्डिंग होती है। देन इसके बाद इस तरीके से सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को ये क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग आपकी इस तरीके से वेल्डिंग होगी और ये बीड इस तरीके से बनती जाएगी। यहाँ पे आपको टीआईजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टीआईजी वेल्डिंग पूरा आपके सामने दिखाई दे रही है, जिसको बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसके बाद आपको डिस्कस करेंगे मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग। देन ये थर्मिट वेल्डिंग है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे वेल्डिंग टॉपिक को हम लोग अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है, उष्मा से प्रभावित जोन। एक क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस रहते हैं। HAZ, इसका पूरा नाम होता है हीट अफेक्टेड जोन। हीट अफेक्टेड जोन, इसको हिंदी में कहते हैं उष्मा से प्रभावित जोन। उष्मा से उष्मा से प्रभावित जोन। जो वेल्ड करते हैं, वेल्ड करते समय सपोज करिए कि ये हमारे पास इस तरीके की एक वेल्ड बीड बनती है। मान लीजिए ये दो वर्क पीस हो गए, एक वर्क पीस ये था, एक वर्क पीस ये था। जब वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग के समय इस तरीके से मेटल हमारा डिपॉजिट होता जाएगा। इस तरीके से मेटल आपका डिपॉजिट होगा और ऊपर इस तरीके से कलेक्ट हो जाएगा। और इसको जब आप देखेंगे तो ये जो अपर सरफेस, आप वेल्डिंग ऐसी नहीं कर सकते एग्जैक्ट कि इसके फ्लैट सरफेस के बराबर में हो, और इससे नीचे करेंगे तो ये आपके ज्वाइंट, मान लीजिए आपने मेटल को ऐसा डिपॉजिट कर दिया तो ये ज्वाइंट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। तो आप इस तरीके से उभरता हुआ वेल्डिंग करेंगे। इसमें इस वाली सरफेस को क्या कहते हैं? इसका पूरा नाम आपको याद रखना चाहिए। ये जहां तक ये इसकी गहराई होती है, मेटल जितना मेल्ट होकर डिपॉजिट होता है, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है ना, वेल्डिंग की गहराई जिसे बोलते हैं। और ये ऊपर कॉन्वेक्स सरफेस, मतलब उत्तल लेंस टाइप का सरफेस है, इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट
और इसमें जो एंगल की बात होती है, ये जो एंगल बनता है यहाँ पे देखिएगा, या इस तरीके से ये जो एंगल बनता है दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये जो थीटा होता है, थीटा होता है एंगल ऑफ कॉन्वेक्सिटी, या इसको बोलते हैं उत्तलता कोण। उत्तलता कोण, एंगल ऑफ कन्वेक्सिटी। अब ये इसकी वैल्यू जो होती है वो 10 से 15 डिग्री के बीच में रखी जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप रख देंगे तो भी आपके लिए सही नहीं रहेगा। बिकॉज ऑफ अगर ज़्यादा एंगल रख देंगे तो बहुत ज़्यादा मेटल ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, और इसी के ऊपर जब आप वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के समय इसी के ऊपर आपका इस तरीके से क्या किसका फॉर्मेशन होता है, स्लैग का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से स्लैग का फॉर्मेशन होता है, और ये स्लैग क्या करता है, वर्कपीस या वेल्ड बीड को, इस बीड को एटमॉस्फेयर से बचाता है। इसका काम होता है, ये होता है स्लैग। देखिए स्लैग का काम बता दे रहे हैं यहाँ पे। स्लैग का जो मुख्य वर्क होता है, मेन वर्क होता है, मेन फंक्शन जो होता है, वेल्ड बीड को, जैसे वायुमंडलीय जितने भी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होते हैं, जब डायरेक्ट वेल्डिंग के समय लिक्विड स्टेट होता है तो इससे कांटेक्ट करके इसमें क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाने का प्रयास करते हैं। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या, मतलब एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए इस बीड को स्लैग का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्लैग का मेन फंक्शन वेल्ड बीड को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाना होता है। वायुमंडलीय प्रभाव से बचाना होता है। अब ये स्लैग बनता कैसे है, तो स्लैग आपका कैसे बनता है, जो इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड में जो कोटिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड में हम इस तरीके की कोटिंग करते हैं। ये जो कोटिंग आप देख रहे हैं, इस कोटिंग को कहते हैं फ्लक्स। ये होता है फ्लक्स। जब ये मेल्ट होता है तो ये मेटल आपका डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे, और इसकी डेंसिटी, फ्लक्स का घनत्व क्या होता है, कम घनत्व होता है। कम घनत्व होने की वजह से ये वेल्डिंग के समय जब लिक्विड स्टेट में आता है तो तैरकर ऊपर कलेक्ट हो जाता है और ठंडा होकर एक पपड़ी बनाता है, इसी को बोलते हैं स्लैग। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, ये हो गया स्लैग बनता किससे है, स्लैग का फॉर्मेशन फ्लक्स से होता है। यहां देखिएगा स्लैग का फॉर्मेशन मीन्स निर्माण फ्लक्स से होता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके पास फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड ना हो, बेयर इलेक्ट्रोड आप यूज कर लो, नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड आप यूज कर लो, तो उस समय क्या आप स्लैग बना सकते हो, तो उस समय स्लैग नहीं बनेगा। इसका मतलब जब उस समय स्लैग नहीं बनेगा तो इस वेल्ड बीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेल्ड बीड को एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए आप लोग किसका यूज करेंगे, तो उस समय हम बात कर रहे हैं तब बाहर एक सिलेंडर यूज करेंगे, और वो सिलेंडर में आर्गन या हीलियम गैस रहेगी, और वो इस तरीके से एक इन्वॉल्व क्रिएट करेगी। गैस गर्म होकर एक इन्वॉल्व क्रिएट करेगी, और ये इन्वॉल्व क्या करेगा, वायुमंडलीय गैसेस को इस वेल्ड बीड में आने से क्या करेगा, रोक देगा या प्रोटेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट स्लैग देखिए किसमें, नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड के लिए आर्गन या हीलियम, ऐसे देखिएगा आर्गन या हीलियम इनर्ट गैस का उपयोग किसके लिए करते हैं, स्लैग ना होने पर, स्लैग ना बनने पर, स्लैग ना बनने पर वेल्डिंग बीड को वायुमंडल से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। वेल्डिंग बीड को वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, वायुमंडलीय
प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब आइए बात करते हैं हम जिसकी बात करने चले तो हीट अफेक्टेड जोन। अब जैसे मान लो ये लिक्विड स्टेट में है तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होते हैं, इनको बोलते हैं लॉन्ग कॉल्यूमनर ग्रेन्स। और इसके बाद आप देखोगे इसकी हीट की वजह से जो पास के मॉलिक्यूल्स हैं आप इस तरीके से देखोगे ये नीले पड़ गए हैं। ये जहाँ पे देखो ये नीले पड़ गए हैं, ये देखो ये जहाँ तक ये नीले पड़ गए हैं वास्तव में वेल्ड बीड इतनी ही है, लेकिन इसके बाद यहाँ तक इसका प्रभाव है। ये मेल्ट नहीं हुए हैं लेकिन हाई टेम्परेचर की वजह से देखिए ये भी कुछ कलर बदल दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव इसके नज़दीक में पड़ा है, उससे कम प्रभाव इसके दूर में पड़ा है। तो जहाँ तक इसका प्रभाव पड़ेगा इस हीट का प्रभाव जहाँ तक पड़ेगा इस पूरे के पूरे जोन को हीट अफेक्टेड जोन कहते हैं, उष्मा से प्रभावित जोन कहते हैं। तो ये चीज़ आप समझ पाए होंगे हीट अफेक्टेड जोन। एक बार फिर से बात करते हैं, यहाँ अपने इसमें बात करते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, देखिए जब ये ग्रेन्स हैं तो ग्रेन्स क्या करेंगे, जैसे जैसे आप देखो इधर आप बढ़ोगे तो ये ग्रेन्स शुरुआत में बहुत ग्रेन्स क्या होंगे, लार्ज साइज के होंगे। ड्यू टू हाई टेम्परेचर ग्रेन्स का साइज क्या होगा, लार्ज होगा। इसके बाद आप जैसे इसकी तरफ बढ़ते जाओगे ग्रेन्स के साइज क्या होंगे, घटने लगेंगे। ग्रेन्स का प्रभाव भाई हीट का प्रभाव कम होने लगेगा और एक रीजन बना देंगे, ये दोनों तरफ इसका सेम इफेक्ट इसका इधर भी रहेगा। ये मेल्ट नहीं हुए हैं ग्रेन्स, लेकिन अपने ग्रेन्स का साइज ग्रो कर गए हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर। इससे जितना दूर जाओगे वेल्ड बीड से जितना आप दूर जाएंगे उतना इसका प्रभाव कम होता जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक जोन डिवाइड कर देते हैं। वैसे ये एक इमेजिनरी जोन है, वास्तव में तो ये एक स्मूथ मतलब इस तरीके से प्रभाव पड़ता जाता है। अब इसको जब आप आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे इस तरफ से जब आप देखेंगे तो ये अब ग्रेन्स के साइज और छोटे होने लगे हैं। ऐसा है कि अब ग्रेन्स का साइज और इसमें प्रभाव हीट का कम पड़ेगा, हीट का प्रभाव कम पड़ेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे हीट का प्रभाव घटता जाएगा। ऐसा नहीं कि वर्कपीस इसके आगे गर्म नहीं रहेगा, गर्म रहेगा लेकिन उतना कैपेबल टेम्परेचर नहीं होगा कि इसके ग्रेन्स के साइज को चेंज कर सके। तो जहाँ तक ग्रेन्स के साइज को चेंज करेगा ये देखिएगा इधर भी सेम वैसा ही प्रभाव होगा और ये पूरी अलोंग द वेल्ड बीड इस तरीके का प्रभाव बना रहेगा। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना होता है वहाँ पर थोड़ा सा समय देना चाहिए। देखिए अब इसके बाद क्या होता है, अब ये जो एक बाउंड्री हमने यहाँ पे बना दी, एक बाउंड्री यहाँ बना दी, इसके बाद हीट का प्रभाव गर्म तो रहता है लेकिन हीट की वजह से इसके मेटल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो इसके बाद ये वर्कपीस कैसा हो जाता है, जैसा पहले रहता है, सेम एज बेस मेटल, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, सेम एज बेस मेटल होता है। तो इस तरीके से जहां तक इसके हीट का प्रभाव पड़ेगा, देखिए अगर यहां बात करेंगे तो यहां से लेके यहां तक इसमें हीट का प्रभाव पड़ रहा है, इसको बोलते हैं HAZ। यहां से लेके यहां तक हीट का प्रभाव पड़ रहा है तो ये कहलाएगा HAZ। HAZ मतलब हीट अफेक्टेड जोन। अब ये ग्रेन साइज बड़े हैं, इस वेल्ड बीट के नजदीक में जो ग्रेन साइज होते हैं इनको बोलते हैं कोर्स ग्रेन, और ये छोटे साइज के हैं इसको बोलते हैं फाइन ग्रेन। ये आपका होता है बेस मेटल। और इसकी बात करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे कोर्स ग्रेन, सॉरी फाइन ग्रेन, क्योंकि छोटे हैं ये हैं आपके फाइन ग्रेन, और ये जो आपके हैं कोर्स ग्रेन। तो इस तरीके से
इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। हीट अफेक्टेड जोन में जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब आप जानते हो कि कोर्स ग्रेन की डक्टिलिटी ज्यादा होती है, फाइन ग्रेन की डक्टिलिटी कम होती है। कोर्स ग्रेन की स्ट्रेंथ कम होती है, फाइन ग्रेन की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो यहां से इधर से आप जब इधर जाओगे तो स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, और यहाँ के बाद स्ट्रेंथ कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद हर जगह पे सेम बेस मेटल है। और अगर डक्टिलिटी की बात करेंगे तो सबसे अधिक डक्टिलिटी यहाँ होगी, और इसके वेल्ड बीट से अपार्ट जाएंगे तो डक्टिलिटी घटने लगेगी, घटते घटते यहाँ के बाद से फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये आपको वेल्ड बीट के बारे में मैंने बता दिया। हीट अफेक्टेड जोन देखिए इस तरीके से नीले पड़ जाते हैं वर्क पे, जब आप देखोगे ये होता है प्राइमरी हीट अफेक्टेड जोन। यहां से देखिए ये वेल्ड बीड है, ये जो है इसको बोलते हैं, यहीं पे आपका मिलेगा कोर्स ग्रेन, और यहां पे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा फाइन ग्रेन। और ये आपका कैसा है, ये बेस मेटल की तरह है, सेम एज बेस मेटल। यहां पे उष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने देखा हीट अफेक्टेड जोन, जितने भी जहां पे आर्क जनरेट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, वहां पर हीट अफेक्टेड जोन आपका इस तरीके से। आगे बात करते हैं, अब हम बात करेंगे टीआईजी और एमआईजी वेल्डिंग के बारे में। तो अब डिस्कस करने चल रहे हैं टीआईजी और एमआईजी वेल्डिंग के बारे में, देन इसके बाद बात करेंगे थर्मिट वेल्डिंग। आज ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, फिर उसके बाद ये डिस्कस करेंगे, सारी अलग अलग वेल्डिंग रहेगी। तो सबसे पहले आज की क्लास में डिस्कस करेंगे टीआईजी वेल्डिंग। मेन पॉइंट इसमें देखते हैं। टीआईजी वेल्डिंग, सपोज करिए कि आपके पास ये वर्क पीस है, इस वर्क पीस को आपको वेल्ड करना था, ये दो पार्ट में थे। अब यहाँ पे आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड ले लिया, एक इलेक्ट्रोड ले लिया और इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करा दिया ये पावर सप्लाई से। ये हो गई मान लीजिए आपके पास पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई एसी या डीसी कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी पावर सप्लाई बेटर होगी। अब यहाँ पे इस तरीके की एक क्या बनेगी, आर्क बनेगी, आर्क बनेगी। लेकिन इसमें क्या होता है समझिएगा, टीआईजी का पूरा नाम होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसको एक दूसरे नाम GTAW के नाम से भी जानते हैं। इसको एक अनदर नेम GTAW के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इस वेल्डिंग में अगर हम पॉइंट की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए, ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसमें क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और किस मटेरियल का नॉन कंज्यूमेबल यूज करते हैं, तो ये होता है टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड इसमें हम यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं। अब टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो इसका मतलब वेल्ड बीड जो बनेगी यहाँ पे, ये जो वेल्ड बीड बनेगी, इसका एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, एटमॉस्फेयर से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी स्लैग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोड में कोई भी जो है फ्लक्स की कोटिंग नहीं की गई है। तो इसको एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सपोज करिए सिलेंडर हमने लगा दिया, एक यहाँ पे एक सिलेंडर हमने इस तरीके से ले लिया, और इस सिलेंडर में हमने इस तरीके की पाइपलाइन सप्लाई दे दी मान लीजिए, और यहाँ पे एक रेगुलेटिंग वाल्व लगा दिया।
और इस तरीके से सप्लाई जाएगी। देखिए यहाँ पे एक चैम्बर बनाएंगे, एक चैम्बर बनाएंगे और इस चैम्बर में ये जो पाइपलाइन सप्लाई है इसको हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसा दे देंगे और इसका कनेक्शन यहाँ पे ले आएंगे। ये जो पाइप है इसका कनेक्शन यहाँ पे ले आएंगे। इसके बाद इसके अंदर एसीटिलीन गैस C2H2, इसको बोलते हैं एसीटिलीन गैस, नहीं सॉरी, आर्गन या हीलियम, उल्टा मैंने मिस्टेक कर दिया, आर्गन या हीलियम गैस भरेंगे और ये गैस इस तरीके से इस पाइप के थ्रू जाएगी और यहाँ पे ये इंटर करेगी और ये पूरा का पूरा ओपन चैम्बर, जैसे पेन के अंदर नीडल डालते हैं तो उसके चारों तरफ स्पेस होता है, तो उसी स्पेस से ये गैस क्या करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी और जैसे ये इस आर्क के कांटेक्ट में आएगी, आर्क के कांटेक्ट में आने पर यह गैस इस तरीके से फैलेगी और फैलकर ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी। इस एटमॉस्फेयर के क्रिएट होने से जो वायुमंडलीय इफेक्ट था, वायुमंडलीय गैसेस इस वेल्ड बेड को खराब करना चाह रही थी वो नहीं खराब कर पाएंगी, तो इस तरह से एक इन्वलप क्रिएट हो जाएगा, इन्वलप क्रिएट हो जाएगा। अब ऐसे केस में इस इलेक्ट्रोड से देखिए ये जो जैकेट है, इस जैकेट का टेम्परेचर जब गर्म होगा तो यहाँ पे इस जैकेट को हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर वाटर को भर देते हैं, इस जैकेट के अंदर वाटर को भर देते हैं इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। इसको बोलते हैं वाटर जैकेट। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं, वाटर जैकेट। वाटर जैकेट पूछा गया क्वेश्चन है का उपयोग ये जो आपके पास होता है ये पूरा का पूरा जो नोजल सेटअप होता है, नोजल के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। नोजल के तापमान को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो हमने लिखा था आर्गन या हीलियम गैस का उपयोग वेल्ड बीट को वायुमंडलीय प्रभाव से रोकने के लिए करते हैं। आर्गन या हीलियम गैस का उपयोग बीड को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए करते हैं। बचाने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद इसको क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे देखिए ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रोड को इसके साथ जोड़ देते हैं और इस इलेक्ट्रोड को जो पावर सप्लाई होती है, देखिए वर्कपीस को दे देते हैं पावर सप्लाई इधर से और इलेक्ट्रोड की पावर सप्लाई इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इस वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, मतलब अगर एसी पावर सप्लाई यूज करेंगे तो, क्योंकि अगर कंज्यूमेबल होता तो यहाँ पे आर्क स्टेबलाइजर भी कोटिंग के रूप में यूज किया गया होता। अब नॉन कंज्यूमेबल है तो आर्क स्टेबलाइजर इसमें यूज नहीं होगा, तो आर्क एसी में क्या होगी, जलेगी बुझेगी तो कॉन्टिन्यूअस या स्टेबल आर्क नहीं मिलेगी। एसी भी यूज करते हैं, देखिए नोट पॉइंट करके आपको नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा। इस वेल्डिंग में एसी या डीसी दोनों पावर सप्लाई यूज करते हैं, लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे, किसको ज्यादा सुटेबल मानेंगे, तो वो डीसी पावर सप्लाई ज्यादा सुटेबल होगी। देखिए इसमें एसी या डीसी पावर यूज करते हैं
एसी या डीसी पावर यूज करते हैं, लेकिन डीसी पावर को प्रेफर करते हैं, लेकिन डीसी पावर को प्रेफर करेंगे, है ना। अच्छा, डीसी पावर को जब प्रेफर करेंगे तो सबसे ज्यादा डीसी पावर में, डीसी में आपको मैंने बताया था, एक होता है रिवर्स पोलैरिटी, एक होता है स्ट्रेट पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी में वर्कपीस को पॉजिटिव रखते हैं और सबसे ज्यादा हीट पॉजिटिव टर्मिनल पे जनरेट होती है, 2/3। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था डिफरेंस बिटवीन डीसीएसपी, डीसीआरपी और एसी वेल्डिंग। तो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी मतलब डीसीएसपी में हीट वर्कपीस पे ज्यादा जनरेट होगी, इलेक्ट्रोड पे कम जनरेट होगी। रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड पे ज्यादा जनरेट होगी, वर्कपीस पे कम होगी। अगर रिवर्स पोलैरिटी यहाँ पे यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड पे हीट ज्यादा जनरेट होगी, तो ये जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है इसके मेल्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डीसी एसपी को यूज करते हैं, डीसी एसपी को यूज करते हैं। डीसी एसपी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, डीसी एसपी मीन्स डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करते हैं। जब डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करेंगे तो उसमें वर्कपीस को पॉजिटिव बना देंगे, इसको क्या कर देंगे, नेगेटिव बना देंगे इलेक्ट्रोड को। ये आपका हो गया। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये वर्कपीस अगर मान लो 5 mm या उससे कम थिकनेस वाला वर्कपीस है, जैसे ये वर्कपीस की क्या हो गई, थिकनेस हो गई। तो अगर यहाँ पे देखिएगा वर्कपीस की थिकनेस, क्योंकि फिलर मटेरियल यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड तो मेल्ट नहीं हो रहा है, 5 mm या उससे कम थिक वर्कपीस है, तो उसमें हम फिलर मटेरियल अलग से यूज नहीं करेंगे। लेकिन थिकनेस अगर 5 mm से ज्यादा हो जाएगी तब एक हम यहाँ पे इस तरीके से फिलर रॉड, इस तरीके से इसके बीच में एक फिलर, इसको बोलते हैं भरण पदार्थ, भरण रॉड या फिलर रॉड। 5 mm से कम थिकनेस वर्कपीस के लिए फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते हैं, और 5 mm से ज्यादा मोटे वर्कपीस के लिए फिलर मटेरियल का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा यहाँ पे, देखिए 5 mm से कम 5 mm से कम पतले वर्कपीस के लिए कोई फिलर मटेरियल का उपयोग नहीं करते, मतलब नो फिलर मटेरियल आर यूज्ड। मटेरियल का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन 5 mm से अधिक, 5 mm से अधिक मोटे वर्कपीस के वेल्डिंग में, अब वेल्डिंग मतलब टीआईजी की बात हो रही है यहाँ पे, वेल्डिंग में फिलर मटेरियल उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये वेल्डिंग हमारी कंप्लीट होती है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। डीसी यूज करेंगे तो डीसी कौन सी यूज करेंगे, एसपी, डीसी एसपी हम प्रेफर कर देंगे। अब ये वर्कपीस चाहे वो देखिए, जैसे मान लो ये स्टील है, ये आपका कास्ट आयरन है, ये स्टील है, ये आपका कॉपर है, एल्युमिनियम है, मतलब या तो स्टील स्टील हो जाए जिसको बोलते हैं सेम मटेरियल, या तो स्टील और कॉपर हो जाए जिसको बोलते हैं डिफरेंट मटेरियल। तो ये क्या होता है, मतलब जो वर्कपीस होता है वो सेम और डिफरेंट दोनों मटेरियल के लिए उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस लेक्चर को बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे और इसके पीवाईक्यू को आप लोग सॉल्व भी करते रहे। बाकी हम पूरे पीवाईक्यू सेक्शन को पढ़ाए हुए हैं और आगे पढ़ा भी रहे हैं, तो आप वहां पे जाकर प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और आपको
ट्रेड में केवल क्वालिफाई होना है, इस बात को ध्यान करके बस पढ़ाई नहीं करनी है। कभी कभी क्या होता है कि आपको केवल क्वालिफाई होने के मन से आपकी मानसिकता हो जाती है कि आपको बस 35% लाना ही लाना है, आप उतना एफर्ट नहीं लगा पाते हैं। और यकीन करिए कि ऐसे धोखे बहुत सारे लोगों ने खाए हुए हैं। तो आपको केवल क्वालिफाई यानी कि बॉर्डर मार्क की तैयारी नहीं करनी है, तैयारी थोड़ा सा अच्छे लेवल की रखनी है, जिससे अगर कभी क्वेश्चंस का लेवल टफ भी हो जाए तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ जाएं, कोई दिक्कत ना होने पाए एग्जाम में। तो अच्छे लेवल की तैयारी करने के लिए आप हमसे लगातार क्लासेस लेते रहिए और इस क्लास को रिवीजन भी करते रहिए, प्रीवियस की सारी क्लासेस को भी पढ़ते रहिए। और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे और भी सारी प्रैक्टिस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग करा रहे हैं अपने इस एप्लीकेशन पे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी शानदार लेक्चर के साथ में। थैंक यू।